सीन स्टार्ट होता है कैनियन से, जहां जियो टेलीपैथी से एंशिएंट एम्परर एलिगेटर से उसके एक्सप्लोरेशन के बारे में पूछताछ कर रहा था। जहां से जियो को पता चलता है कि एंशिएंट एम्परर एलिगेटर नदी के गहराई में तो नहीं गया था, पर नदी की गहराई में से उसे सेकंड, थर्ड और उससे ऊपर ऑर्डर के क्रिएचर्स की मौजूदगी का महसूस जरूर हुआ था, जो नदी के अंदर रह के अपने एग्जिस्टेंस को, टेरर को सबसे छिपाए रखे थे। जियो एलिगेटर की बातों से समझ चुका था कि वो लार्ज रिवर एक तरीके से ड्रैगन का लेयर था, जो अपने अंदर कई सारे सीक्रेट्स छिपाए रखा था। यहाँ हमें पता चलता है कि जियो उस लार्ज रिवर को अपने टेरिटरी में लाना चाहता था, अपने डोमेन में लाना चाहता था। वो रिवर के क्रिएचर्स के साथ अलायंस एस्टेब्लिश करना चाहता था। क्योंकि रिवर के अंदर पावरफुल क्रिएचर्स थे, तो उनकी पावर यूज करके जियो इंसानों से लड़ सकता था, एक आर्मी बना सकता था, और रिवर के कैनियन में आ जाने से ये सब कुछ इजीली हो सकता था। जियो का एम्पायर राइज करने वाला था। सिर्फ लैंड में ही नहीं, वाटर में भी जियो का दबदबा शुरू होने वाला था। मास्टर, रिवर से पहले आपको माउंटेन रेंज कॉन्कर करना पड़ेगा। जिस माउंटेन रेंज से आप रिवर के लिए कैनियन में आने का रास्ता बनाएंगे, उस माउंटेन रेंज को कब्जा करना पड़ेगा। उस माउंटेन रेंज के बीस्ट को टीम करना पड़ेगा। मैं फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रांसेंडेंस में से हूँ मास्टर। मैं वहां नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे वहां जाने से इंसानों को मेरे बारे में, मेरे प्रेजेंस के बारे में पता चल जाएगा। पर दूसरे बीस्ट वहां जरूर जा सकते हैं। एक तरीके से उनका वहां प्रैक्टिस हो जाएगा। जियो एंशिएंट एम्परर एलिगेटर की बातों से बहुत इंप्रेस हो गया था। कुछ दिनों में एंशिएंट एम्परर एलिगेटर सूझबूझ और समझदारी से बहुत आगे बढ़ा था। जियो एंशिएंट एम्परर एलिगेटर को माउंटेन रेंज के हंट का इंचार्ज बना के प्रोटेक्शन के लिए लाइफ ऑफ एसेंस के कुछ बूंदे दे देता है और माउंटेन रेंज के डोमिनेशन का मिशन शुरू करवा देता है। वहीं अंडरग्राउंड केव में अंडरग्राउंड सिटी बिल्डिंग का काम अच्छे से चल रहा था। म्यूटेंट विंडुल्व्स और म्यूटेंट माइस की काबिलियत की वजह से टाउन प्लानिंग बढ़िया से चल रहा था। रोड्स और बिल्डिंग बन चुके थे और वाटर सोर्स के लिए पानी का इंतजाम भी हो चुका था। स्पिरिट स्टोन टाउन को इल्यूमिनेट कर रहे थे, लाइटिंग प्रोवाइड कर रहे थे। सिर्फ लाइट ही नहीं, बल्कि प्लांट लाइफ को नोरिशमेंट भी प्रोवाइड कर रहे थे। कंस्ट्रक्शन का काम इंसानों में से बस किंग जाओ ही संभाल रहा था, क्योंकि वो पूरी तरह जियो के लिए लॉयल जो हो गया था। पर क्यान किंग और लैंगफैंग भी बीच से मिलजुल रहे थे, एक तरीके से फैमिली बन रहे थे। जब जियो किंग जाओ से क्यान किंग और लैंगफैंग के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बातचीत कर रहा था, तभी साओ किंग जियो को अपनी टेलीपैथी से कांटेक्ट करती है और अंडरग्राउंड केव से जल्द बाहर आने को बोलती है। मास्टर, बाहर आइए मास्टर, अंडा टूट रहा है, स्नेक अपने अंडे से बाहर आने वाला है। साओ किंग से एग के स्टेटस के बारे में जान के जियो अंडरग्राउंड केव को तुरंत छोड़ के बाहर स्नेक एग के पास पहुंच जाता है। देखते ही देखते तेजदार रोशनी बिखेरते हुए स्नेक एग टूट जाता है और अंदर से एक सुंदर म्यूटेंट व्हाइट स्नेक निकल आता है। म्यूटेंट व्हाइट स्नेक लेवल 1 में था और आइस एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स को पोजेस करता था। म्यूटेंट व्हाइट स्नेक आइस ऑरा भी पोजेस करता था, जो अपने आसपास की सराउंडिंग को अपनी मौजूदगी से ही जमा सकता था। जहां कैनियन में व्हाइट स्नेक को पाके साओ किंग और जियो खुश थे, उसके साथ खेल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ माउंटेन रेंज में एक्सपेडिशनरी यूनिट पहुंच चुके थे। एक्सपेडिशनरी यूनिट जो माउंटेन रेंज को कॉन्कर करने गए थे, डीमन काउ, म्यूटेंट वाइल्ड बोर, हनीपॉट बैजर, गोल्डन मंकी और व्हाइट टाइगर से बने थे और उनको दूर से टेलीपैथी से एंशिएंट एम्परर एलिगेटर लीड कर रहा था। सुनो सभी, चारों तरफ माउंटेन रेंज में फैल जाओ, हर एक बीस्ट को एलिमिनेट कर दो और कोई स्ट्रॉन्गर बीस्ट मिले तो उसे जिंदा ले आओ। एंशिएंट एम्परर एलिगेटर की बातें सुन डीमन काउ, म्यूटेंट वाइल्ड बोर, हनीपॉट बैजर, गोल्डन मंकी और व्हाइट टाइगर चारों तरफ फैल जाते हैं और दुश्मनों पे टूट पड़ते हैं। जहां गोल्डन मंकी एक स्टिक लेके सामने आने वाले बीस्ट को पीटता चला जा रहा था, वहीं हनीपॉट बैजर अपने इलेक्ट्रिक एनर्जी से दूसरे बीस्ट पे कहर मचा रहा था, शॉक दे रहा था। सिर्फ वही नहीं, व्हाइट टाइगर और गोल्डन आंट भी बड़े से बड़े बीस्ट को धूल चटा रहे थे, चारों तरफ तबाही मचा रहे थे। उसी माउंटेन रेंज में एक ऐसा बीस्ट भी था जो उन पे छिप के नजर रख रहा था, जो पावर लेवल में एंशिएंट एम्परर एलिगेटर के साथ कंधे से कंधा मिला सकता था। कमीलियन एक फर्स्ट ऑर्डर का ट्रांसेंडेंट बीस्ट था, जो जियो के बीस्ट की नजरों से अपने आप को छिपाए रखा था, जो बैटल में ना कूद के रंग बदल के अपने आप को पेड़ पौधों में घुला मिला दिया था। दूसरी तरफ एक्सपेडिशनरी यूनिट के हंट से लगातार जियो को इवोल्यूशन पॉइंट्स मिल रहे थे और कुछ दिनों के हंट से जियो के सामने लाशों का ढेर जमा हो चुके थे। जहां जियो को हंटिंग से टोटल 18,110 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले थे, वहीं लाशों से छुटकारा पाने के लिए जियो लाशों को म्यूटेंट विंड वुल्व्स को खाने के लिए दे दिया था और अपने सराउंडिंग को लाशों से साफ करके जियो खुश हो रहा था। वहीं कैनियन से दूर एक क्लिफ के नीचे एक बैटल हो रहा था। बैटल एक जायंट गोरिल्ला और साओ किंग के बीच हो रहा था। जायंट गोरिल्ला एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट था, जो अपने स्ट्रेंथ से बड़े बड़े चट्टानों को, बोल्डर्स को चकनाचूर कर सकता था। उसी स्ट्रेंथ का यूज करके जायंट गोरिल्ला बड़े बड़े चट्टानों को उठा के साओ किंग पे हमला कर देता है। पर साओ किंग के लिए ये सब कुछ नहीं था।
अपने टेलीकाइनेटिक पावर यूज करके साओ किंग सारे पत्थरों को बटर काटने की तरह काट दिया था और जायंट गोरिल्ला को हरा के जियो के सामने पेश कर दिया था। जिस बगीचे को सराउंडिंग को साफ सुथरा देख के जियो खुश हो रहा था, जायंट गोरिल्ला के ब्लड से वो बगीचा फिर से गंदा हो गया था। उदास जियो को साओ किंग अपने होश में लाती है और बोलती है, मास्टर, मैं उस जायंट गोरिल्ला को हरा के लिए आई हूँ। आप क्या सच में गोरिल्ला को टेम कर पाएंगे? गोरिल्ला तो थोड़ा बहुत इंसानों की तरह होता है ना? साओ किंग की बातें सच थी। गोरिल्ला और दूसरे प्राइमेट्स अपने दिमाग के लिए, समझदारी के लिए जाने जाते थे। वो एक तरीके के सोशल एनिमल थे और अगर जियो उन्हें कंट्रोल कर ले तो गोरिल्लास बड़ी तेजी से इवॉल्व हो सकते थे। इंसानों की नॉलेज को समझ के वो एक न्यू स्पीशीज में इवॉल्व हो सकते थे। गोरिल्ला को जैसे ही होश आता है, गोरिल्ला जियो को देख उस पर अटैक करने को दौड़ता है, पर जियो के न्यूरोटॉक्सिक पैरालिसिस से वहीं फिर से बेहोश हो जाता है। न्यूरोटॉक्सिक पैरालिसिस स्टिंग जो जियो के टेंटिकल्स जैसे ब्रांचेस पे थे, जो ब्रांचेस के स्ट्रेंथनिंग करने से जियो को मिले थे, अब जियो के लेटेस्ट हथियार थे जो किसी भी लो लेवल बीस्ट को चारों खाने चित कर सकते थे। ओए गोरिल्ले, सरेंडर करोगे या यहीं मरोगे? मैं सरेंडर करता हूँ। जियो के स्ट्रेंथ को देख, पावर को देख। जहां गोरिल्ला उसके सामने सरेंडर कर दिया था, वहीं जियो गोरिल्ला के इतने जल्दी सरेंडर करने से सरप्राइज था। जियो गोरिल्ला को किंग कॉन्ग बोल के नाम दे देता है और उसे लाइफ ऑफ एसेंस पिला देता है। लाइफ ऑफ एसेंस पी के जायंट गोरिल्ला म्यूटेंट गोरिल्ला में इवॉल्व हो जाता है। म्यूटेंट गोरिल्ला जो लेवल 8 में था, जिसका टैलेंट बर्सर्क था, जो फाइटिंग स्किल और क्राफ्टमैनशिप के साथ जियो को एड कर सकता था, वो अब जियो के आर्मी में शामिल हो गया था। म्यूटेंट गोरिल्ला के एडिशन के साथ वो अपनी फेलो बीस्ट को भी वहां बुला लेता है। देखते ही देखते म्यूटेंट गोरिल्ला और बंदरों की सेना जियो के आर्मी में शामिल हो जाता है रेंज में, जहां हंट अब भी चल रहा था। म्यूटेंट बोर, गोल्डन मंकी, डेमोनिक काव, व्हाइट टाइगर और हनीपॉट बैजर अब भी शिकार करने में बिजी थे, पावरफुल टैलेंट्स को ढूंढ रहे थे। उसी बीच म्यूटेंट गोल्डन आंट को एक पावरफुल इंसेक्ट मिला था जो बैटल में गोल्डन आंट को टक्कर दे रहा था। जहां गोल्डन आंट लेवल 6 में था, वहीं ब्लू मैंटिस लेवल 7 में था और हार मानने को तैयार नहीं था। म्यूटेंट गोल्डन आंट कई सारे बैटल्स जीत चुका था, कई सारे हाई लेवल्स बीस्ट को हरा चुका था, पर कोई भी बीस्ट ब्लू मैंटिस की तरह जिद्दी नहीं था। म्यूटेंट गोल्डन आंट और ब्लू मैंटिस की लड़ाई से पूरे माउंटेन रेंज में अफरा तफरी मच रहा था। अफरा तफरी को देख डिमोनिक काव गोल्डन आंट की हेल्प करने उसके पास पहुंच चुका था, पर तब तक म्यूटेंट गोल्डन आंट ब्लू मैंटिस को किसी तरह हरा चुका था। जब डिमोनिक काव गोल्डन आंट को उसकी खैरियत के बारे में पूछता है, ब्लू मैंटिस के बारे में पूछता है, तो म्यूटेंट गोल्डन आंट ब्लू मैंटिस की तारीफ करने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ब्लू मैंटिस विंड एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स को पोजेस करता था और बहुत फास्ट था, पर जियो के पैरालिसिस टॉक्सिन यूज करके गोल्डन आंट ब्लू मैंटिस को पैरालाइज कर दिया था। ब्लू मैंटिस के हार के साथ उस दिन का हंट कंप्लीट होता है और जब सारे बीस्ट कैनियन की तरफ निकलने वाले होते हैं, उनको कोहरे से भरी अंधेरी रात में कोई उनको घूरता नजर आता है। जब सब लोग गौर करते हैं तो उनको घूरने वाला और कोई नहीं बल्कि एंशिएंट एम्परर एलिगेटर था, जो दूर से पूरे हंट पे नजर रख रहा था और जरूरत पड़ी तो मदद करने के लिए तैयार था। तभी गोल्डन आंट देखता है कि व्हाइट टाइगर गायब था। सिर्फ वही नहीं, व्हाइट टाइगर के साथ डिफीटेड पैरालाइज्ड ब्लू मैंटिस भी गायब था। यहाँ हमें पता चलता है कि व्हाइट टाइगर अपने मास्टर जियो से तारीफ सुनने के लिए ब्लू मैंटिस को जियो के पास लेके गया था। व्हाइट टाइगर ब्लू मैंटिस को हराने का क्रेडिट खुद लेके जियो से तारीफ पाना चाहता था। दूसरी तरफ जियो अपने न्यू पावर्स की प्रैक्टिस कर रहा था, अपने ब्रांचेस को स्ट्रेंथनिंग कर रहा था। जियो अपने 23 ब्रांचेस को लेवल 3 में इवॉल्व कर चुका था और 27 ब्रांचेस और रूट्स को लेवल 3 में इवॉल्व करना अब भी बाकी था। अपने न्यू टेंटिकल्स जैसे पॉइजन कैरिंग ब्रांचेस से प्रैक्टिस कर कर के जियो खुद के 4,50,000 स्पिरिचुअल एनर्जी को ड्रेन कर चुका था, थक चुका था। तभी व्हाइट टाइगर जियो के पास दौड़ते हुए आता है और अपने मुंह से ब्लू मैंटिस को जियो के सामने बाहर निकालता है। ओए, तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो? क्या आज का हंटिंग खत्म हो गया? ये क्या है? ओहो व्हाइट टाइगर, तुम तो बहुत पावरफुल हो गए हो, समझदार हो गए हो। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। जहां जियो की तारीफ सुन व्हाइट टाइगर बहुत खुश हो रहा था, शैतानी स्माइल दे रहा था, वहीं दूसरी ओर म्यूटेंट गोल्डन आंट छींक रहा था जैसे कि उसको कोई याद कर रहा हो। ब्लू मैंटिस के स्किल देख जियो इंप्रेस हुआ था। ब्लू मैंटिस इवॉल्व होके और भी ज्यादा पावरफुल हो सकता था और अपने विंड एट्रीब्यूट्स के साथ ब्लू मैंटिस जियो की आर्मी में एक फाइन एडिशन था। पर प्रॉब्लम ब्लू मैंटिस का चंचलता था। ब्लू मैंटिस जियो के लाइफ ऑफ एसेंस पा के भी हमेशा भागने की कोशिश करता रहता था और कोड़े खा के अपनी औकात समझ भी जाता था। एक तरीके से हनीपॉट बैजर जैसा जियो की आर्मी में दूसरा एक आ गया था। कुछ देर में कैनियन में सारे बीस्ट वापस आते हैं। उस दिन का हंटिंग खत्म होता है, पर डिमोनिक काव के दिमाग में हंटिंग छोड़ कुछ और होता है। मास्टर, इतने दिन हो गए, ब्रदर नाइनटेल फॉक्स अभी तक लौट के नहीं आया है।
कहीं वो कोई मुसीबत में तो नहीं है? मुझे बहुत चिंता हो रहा है मास्टर। मैं उसे ढूंढने के लिए जाना चाहता हूँ मास्टर। जियू डेमोनिक काऊ की चिंता समझ रहा था। वो खुद भी नाइन टेल फॉक्स के बारे में चिंता कर रहा था, पर नाइन टेल फॉक्स एक समझदार और पावरफुल बीस्ट था। चिंता मत करो, नाइन टेल फॉक्स जहाँ भी एक्सप्लोरेशन कर रहा है ठीक ही है। मुझे उस पे पूरा भरोसा है। और तुम उसे इतने बड़े दुनिया में कहाँ ढूंढने जाओगे? बाहर खतरे भी बहुत हैं। और अगर तुम उसे ढूंढने के लिए चले भी गए और किसी ट्रांसेंड लेवल के एनिमी से टकरा गए तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। जियू डिमोनिक काऊ को बाहर की दुनिया के खतरों के बारे में समझाने लगता है और डिमोनिक काऊ को स्ट्रॉन्गर बनने के लिए, नेक्स्ट लेवल में इवॉल्व होने के लिए अंडरग्राउंड केव में जाके ट्रेन करने को कमांड दे देता है। जहां डिमोनिक काऊ अंडरग्राउंड केव में ट्रेन करने को जा रहा था, वहीं जियू डिमोनिक काऊ के पास के बारे में सोच रहा था। देखते ही देखते डिमोनिक काऊ बहुत डेवलप हुआ था, मैच्योर हो गया था। जियू सोचने लगता है कि डिमोनिक काऊ लेवल अप होके, इवॉल्व होके कौन सा एक्स्ट्रा पावर पाएगा। देखते ही देखते 3 दिन बीत जाता है और 3 दिनों के अंदर व्हाइट टाइगर, वाइल्ड बोर, गोल्डन मंकी, गोल्डन आंट और हनीपॉट बैजर की मदद से जियू इवोल्यूशन पॉइंट्स गेन कर रहा था। और टाइम के साथ जियू अपने सारे 50 रूट्स को लेवल 3 में इवॉल्व कर दिया था। जियू के ब्रांचेस भी लेवल 3 में पहुंच के मल्टीपल ब्रांचेस में कन्वर्ट होने लगे थे, ब्रांचेस का जाल बिछाने लगे थे। जियू अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को ब्रांचेस में इंजेक्ट करके ब्रांचेस को हवा में लहरा के एक अनोखा करतब करता है। और देखते ही देखते जो ऑरोरा बीम्स बस नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बनते हैं, वो जियू के कैनियन में बनने लगते हैं। अरोरा बीम्स या अरोरा लाइट्स बहुत सुंदर थे और स्पिरिचुअल एनर्जी से भरे हुए थे। अरोरा लाइट्स इतने ब्यूटीफुल थे कि किसी के भी मन को मोह लेते थे। और अरोरा लाइट्स को बनाने वाला जियू अपने मल्टीपल ब्रांचेस के साथ मजेस्टिक लग रहा था। सच में विलो द विस्प लग रहा था, एक डिवाइन ट्री लग रहा था। जहां इंसान अरोरा लाइट्स और जियू के अपीयरेंस से बहुत इंप्रेस हुए थे, वहीं गोल्डन आंट ह्यूमन से चिढ़ रहा था। तुम लोग किस्मत वाले हो कि हमारे मास्टर के इस रूप को तुम लोग देख पाए हो। अगर मास्टर तुम लोगों को पनाह नहीं दिए होते तो मैं तुम लोगों को कब का मार चुका होता। जहां गोल्डन आंट की बातें सुन क्यान किंग दुखी हो रही थी, डिप्रेस हो रही थी, वहीं लैंगफेंग गोल्डन आंट को जवाब देना चाहता था, पर क्यान किंग के रोकने से चुप हो गया था। वहीं जियू अरोरा लाइट्स निकाल के एग्जॉस्ट हो चुका था, थक चुका था, क्योंकि लेवल 3 के स्किल्स को यूज करना सेकेंड ऑर्डर के ट्रांसेंडेंट्स के लिए मुश्किल था, एनर्जी कंज्यूमिंग था। दूसरी तरफ अंडरग्राउंड केव में काम जोर शोर से चल रहा था। म्यूटेंट गोरिल्ला और किंग जाओ के अंडर अंडरग्राउंड केव प्राइमेट्स के एक बस्ती में तब्दील होने वाला था। म्यूटेंट बीस्ट का एम्पायर बन रहा था। कंस्ट्रक्शन साइट में जियू और किंग जाओ मौजूद थे और बातचीत कर रहे थे। काम तो बहुत अच्छे से चल रहा है। मैं तो बेकार ही चिंता कर रहा था कि तुम बंदरों की सेना को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, पर शायद मैं तुम्हें जल्दी ही जज कर दिया। जियू की बातें सुन जियू को एक्सप्लेन करने के लिए किंग जाओ बोलता है, वो लोग प्राइमेट्स हैं ट्री गॉड। वो लोग तब तक मेरी बात मानेंगे जब तक उनको लगेगा कि मैं उनसे स्ट्रांग हूँ, क्योंकि गोरिल्लास के ग्रुप में अल्फा मेल का ही डोमिनेशन चलता है, दबदबा चलता है। जब जियू कंस्ट्रक्शन के काम देख खुश हो रहा था, किंग जाओ की तारीफ कर रहा था, तब किंग जाओ अपने आप को एक्सप्लेन करने लगता है, गोरिल्लास के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बोलने लगता है। किंग जाओ से सब कुछ सुन जियू किंग जाओ को ट्रेन करके गोरिल्लास को एक मिलिट्री यूनिट में कन्वर्ट करने को कमांड दे ही रहा था कि अंडरग्राउंड केव में भूकंप आता है, पूरा अंडरग्राउंड केव हिलने लगता है। जियू समझ चुका था कि ये शॉक वेव किसी भूकंप की वजह से नहीं बल्कि किसी और वजह से हो रहा था, क्योंकि अंडरग्राउंड केव के किसी चेंबर में डिमोनिक काऊ इवॉल्व हो रहा था, ब्रेक थ्रू हो रहा था, और शायद शॉक वेव उसी के चेंबर से आ रहा था। जियू स्पिरिचुअल एनर्जी को ट्रैक करते हुए उस केव में पहुंच जाता है जिस केव में डिमोनिक काऊ इवॉल्व हो रहा था। डिमोनिक काऊ के मोमेंटम की एनर्जी को देख जहां जियू सरप्राइज था, वहीं अर्थ स्पिरिट ग्रास देख के डिमोनिक काऊ को इवॉल्व होने में जियू हेल्प भी करने लगा था। अर्थ स्पिरिट के ग्रास खा के डिमोनिक काऊ गुर्राने लगता है और देखते ही देखते तेजदार एनर्जी रिलीज करते हुए इवॉल्व हो जाता है। डिमोनिक काऊ के इवोल्यूशन से इतना एनर्जी निकला था कि एनर्जी धरती को चीरते हुए बाहर आ गया था। इवॉल्व होके डिमोनिक काऊ जब अंडरग्राउंड केव से बाहर आता है तो अपने अपीयरेंस से वो मैजेस्टिक लग रहा होता है। उसका एक्स्ट्रा पेयर्स ऑफ हॉर्न्स निकल आया था, वो बड़ा और स्ट्रॉन्गर लग रहा था। इवॉल्व होके डिमोनिक काऊ एक छोटे से एरिया में ग्रेविटी को मैनिपुलेट कर सकता था। ग्रेविटी नेचर का एक पावरफुल ताकत डिमोनिक काऊ के स्किल के अंडर आ चुका था। डिमोनिक काऊ के डेवलपमेंट देख दूसरे बीस्ट उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने आ जाते हैं, उसे बधाई देने लगते हैं, पर डिमोनिक काऊ बोलने लगता है कि वो स्ट्रॉन्गर तो हो गया है पर अपनी पावर को वो महसूस नहीं कर पा रहा है। जहां डिमोनिक काऊ की बातें सुन दूसरे बीस्ट कंफ्यूज थे, वहीं जियू डिमोनिक काऊ को अपने पावर को महसूस करने के लिए प्रैक्टिस मैच में फाइट करने को कमांड दे देता है। हे ब्लू मैंटिस,
अगर तुम डिमोनिक काओ से जीत गए तो मैं तुमको यहाँ से जाने दूंगा, पर अगर तुम मैच हार गए तो तुम्हें मेरी बातें मान के यहाँ ओबीडियंटली रहना पड़ेगा। जहाँ जियू ब्लू मैंटिस को टेलीपैथी से झूठी कंडीशन दे रहा था, वहीं गोल्डन आंट और डिमोनिक काओ में फाइट की चिंगारी जलने लगी थी और देखते ही देखते ब्लू मैंटिस और गोल्डन आंट वर्सेस डिमोनिक काओ का मैच शुरू हो गया था। गोल्डन आंट और ब्लू मैंटिस बड़ी तेजी से डिमोनिक काओ की तरफ बढ़ने लगते हैं। डिमोनिक काओ के चारों तरफ स्पीड डांस करने लगते हैं। गोल्डन आंट और ब्लू मेंटिस का स्पीड इतना ज्यादा था कि दूसरे बीस्ट गोल्डन आंट और ब्लू मेंटिस को देख नहीं पा रहे थे। सिर्फ वही लोग नहीं, खुद जियू भी गोल्डन आंट और ब्लू मेंटिस को ट्रैक नहीं कर पा रहा था। जहां गोल्डन आंट और ब्लू मेंटिस श्योर हो गए थे कि वो लोग मैच जीत जाएंगे, तभी कुछ ऐसा होता है जिससे गोल्डन आंट और ब्लू मेंटिस का उम्मीद बिखर जाता है। गोल्डन आंट और ब्लू मेंटिस के पास आते ही डिमोनिक काओ अपनी ग्रेविटी मैनिपुलेशन को एक्टिवेट कर देता है और चुटकियों में गोल्डन आंट और ब्लू मेंटिस को जमीन में पछाड़ देता है और मैच को वहीं खत्म कर देता है। मैच के बाद डिमोनिक काओ गोल्डन आंट की खैरियत के बारे में उससे पूछने लगता है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि डिमोनिक काओ की ग्रेविटी मैनिपुलेशन स्किल से गोल्डन आंट के जॉइंट्स टूट गए थे और इंटरनल ऑर्गन्स क्रस्ट हो गए थे। उसके सिवाय गोल्डन आंट ठीक ठाक ही था। जियू गोल्डन आंट और ब्लू मेंटिस की हालत देख उन्हें रेन ऑफ वाइटलिटी से हील करने लगता है। रेन ऑफ वाइटलिटी लाइफ ऑफ एसेंस का ही एक यूसेज प्रोसेस था, जिससे आसपास के एरिया में लाइफ ऑफ एसेंस की हल्की हल्की बारिश होता था, जो गहरे से गहरे घाव को भी हील कर सकता था। हील होते ही ब्लू मेंटिस मौका पाके वहां से भागने की कोशिश करता है और जियू से कोड़े खा के फिर से जमीन में जा गिरता है। वहीं हनीपॉट बैडजर खुद के अलावा किसी दूसरे को कोड़े खाते देख खुश हो रहा था, क्योंकि जियू डिमोनिक काओ को प्रॉमिस किया था कि वो अगर इवॉल्व हो जाए, ट्रांसेंड लेवल में पहुंच जाए, तो जियू उसे नाइन टेल फॉक्स को ढूंढने के लिए जाने देगा। तो अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए जियू डिमोनिक काओ को नाइन टेल फॉक्स को ढूंढने के लिए जाने देता है और मुसीबत से बच के रहने को बोल देता है। जाते जाते जियू डिमोनिक काओ को कमांड दे देता है कि नाइन टेल फॉक्स के मिलते ही डिमोनिक काओ को जल्द से जल्द कैनियन में वापस आना है। दूसरी तरफ मिस्टी माउंटेन्स में सोल्जर का एक लार्ज ग्रुप आ चुका था, पर क्रोकोडाइल का डर अब भी उनके दिल में जिंदा था, क्योंकि क्रोकोडाइल के बैटल में पूरा एक मिलिट्री यूनिट खत्म जो हो गया था। हे ब्रो, कहीं वो क्रोकोडाइल यहाँ आ तो नहीं जाएगा? अरे चिंता ना करो, हम लोग उस घाटी से 20 किलोमीटर दूर हैं, यहाँ वो क्रोकोडाइल नहीं आएगा। दोनों सोल्जर्स की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि मिलिट्री कैंपस में ट्रांसेंडेंट लेवल के कुछ ह्यूमंस आ चुके थे, जिनकी मदद से मिलिट्री यूनिट मिस्टी माउंटेन्स को साफ करने पे तुले हुए थे और कुछ दिनों में टैंक्स और आर्टिलरीज भी आने वाले थे, जो मिस्टी माउंटेन्स में कहर बरसाने वाले थे। सीन शिफ्ट होता है ट्रांसेंडेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जहां साउकिंग प्रैक्टिस कर रही थी। ट्रांसेंडेंट स्टेज में पहुंच के साउकिंग इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि फिजिकल और स्पिरिचुअल एबिलिटीज को फ्यूज कर सकती थी, फ्लेम्स को मनचाहा शेप दे पा रही थी। तभी दूसरी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की मेंबर साउकिंग को आके बोलती है कि उसे प्रोफेसर बुला रहे हैं। जब साउकिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट की मेंबर जाने लगते हैं, तब ट्रेनिंग रूम की हालत देख रिसर्च इंस्टीट्यूट की मेंबर सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि सुपर एलॉय से बना हुआ रूम जो स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को भी झेल सकता था, वो साउकिंग के अटैक से चकनाचूर हो गया था। जब साउकिंग वेटिंग रूम में पहुंचती है, तो वेटिंग रूम में प्रोफेसर के साथ साथ दूसरे कई लोग साउकिंग का वेटिंग कर रहे थे। उन्हीं लोगों में से ली हाओ, दूसरा एक सुपर ह्यूमन, साउकिंग को देख इम्प्रेस हो जाता है। साउकिंग की पावरफुल ऑरा से इम्प्रेस हो जाता है, साउकिंग की ब्यूटी से इम्प्रेस हो जाता है। ली हाओ पहली नजर में ही साउकिंग को अपना दिल दे बैठता है। तुम मेरे बारे में यहाँ सुने होगे, मैं ली हाओ हूँ, नाइस टू मीट यू। ना, मैं तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुनी हूँ। ली हाओ के साउकिंग से इंट्रोड्यूस होने से और ली हाओ के मुंह पे रिजेक्शन पाने से वहां मौजूद सारे लोग ली हाओ पे हंसने लगे थे, क्योंकि साओलिंग ली हाओ के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानती थी। तो एक फेलो सुपर ह्यूमन ली हाओ के बारे में साओलिंग को अपडेट करने लगती है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि ली हाओ फेडरेशन के टॉप परफॉर्मर्स में से एक था और वो अवेकन भी साओलिंग से 1 महीने पहले हुआ था। ली हाओ का फैमिली बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग था। ली हाओ के पिता एक वेल्दी बिजनेसमैन थे और नामचिन ली फैमिली से बिलोंग करते थे। उसके पिता ली हाओ के लिए सब कुछ लुटा देते थे, बिलियंस ऑफ डॉलर उसके स्पिरिचुअल हर्ब्स पे खर्च करते थे। इसी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के वजह से, स्किल के वजह से ली हाओ फेडरेशन का यंगेस्ट मेजर जनरल बना था और अपनी स्किल के वजह से बैटल में कई सारे बीस्ट का इन्वेजन रोका था। भूल जाओ जो मैंने कहा, ओके, छोड़ो। अगर तुम मेरे बारे में कभी सुनी ही नहीं हो तो क्या ही कर सकते हैं। और हाँ, तुम्हें मैं अपनी टीम में शामिल भी करना चाहता हूँ, 2nd मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में ऐड भी करना चाहता हूँ, पर तुम्हें ऐड करने से पहले तुम्हारी क्वालिफिकेशन को देखना भी चाहता हूँ। जहां ली हाओ साओलिंग से रिजेक्शन पाके उदास होके अपनी असली मुद्दे पे आ गया था, साओलिंग की टेस्ट लेना चाहता था, वहीं साओलिंग टेस्ट की बात सुन कंफ्यूज थी, ली हाओ की बातें समझ नहीं पा रही थी।
तब ली हाओ शाओलिंग को समझाते हुए बोलता है कि शाओलिंग को उससे लड़ना है, लड़ाई में अपनी स्किल्स को ली हाओ को दिखाना है। लड़ाई के स्टार्ट होते ही जहां मैक्सिमम सुपर ह्यूमंस, रिसर्चर्स और प्रोफेसर्स शाओलिंग के लिए चीयर कर रहे थे, वहीं यान लैंगलिंग ली हाओ के लिए चीयर करने लगी थी, क्योंकि शुरू से ही यान लैंगलिंग शाओलिंग को अपना कॉम्पिटिटर समझती थी। शाओलिंग को यान लैंगलिंग इतू सा भी पसंद नहीं करती थी। यहाँ हमें पता चलता है कि शाओलिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में रह के सबके साथ बॉन्डिंग कर दी थी, और सबसे ज्यादा बॉन्डिंग शाओलिंग का प्रोफेसर से हुई थी, जो उसे चीयर करते हुए ली हाओ से लड़ने की तरकीबें बता रहा था। प्रोफेसर शाओलिंग को अपनी बेटी की तरह देखने लगा था। देखते ही देखते मैच शुरू हो जाता है। जहां ली हाओ अपने थंडर एलिमेंट को एक्टिवेट करता है, वहीं शाओलिंग अपने फायर एलिमेंट्स को बटरफ्लाई के रूप में एक्टिवेट कर देती है। छोटे से बटरफ्लाई फायर एलिमेंट को देख ली हाओ शाओलिंग को कमजोर समझने लगता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, और वही उसकी सबसे बड़ी गलती होता है। ली हाओ का स्पिरिचुअल वैल्यू 20,000 था, और ये 20,000 का स्पिरिचुअल वैल्यू एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा था। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में आके ली हाओ थंडर फिस्ट एक्टिवेट करके शाओलिंग की ओर बढ़ने लगता है। शाओलिंग की ओर से आते हुए छोटी सी बटरफ्लाई को हिट करने लगता है। जहां ली हाओ सोच लिया था कि अपने थंडर एलिमेंट से शाओलिंग की पिद्दी बटरफ्लाई को वो बुझा देगा, शाओलिंग को हरा देगा, वहीं होता उसका उल्टा है। थंडर फिश से शाओलिंग के बटरफ्लाई को बुझाने की जगह ली हाओ बटरफ्लाई के फ्लेम से खुद जल उठता है। बटरफ्लाई का फ्लेम्स इतना पावरफुल था, इतना हीट जनरेट कर रहा था कि ली हाओ जलने लगता है, दर्द के मारे चीखने लगता है। फाइट की इंटेंसिटी को देख जहां प्रोफेसर शाओलिंग को चीयर करते हुए एक्साइटेड होते हुए ली हाओ को मारने को बोल रहा था, वहीं दूसरी सुपर ह्यूमन गर्ल प्रोफेसर को शांत कर रही थी, प्रोफेसर को समझा रही थी कि मैच में कोई किसी को मार नहीं सकता, क्योंकि वो क्राइम होता है। जहां यान लैंगलिंग शाओलिंग से इतना जलने लगी थी कि वो शाओलिंग को ली हाओ के हाथों मरते देखना चाहती थी, वहीं बैटल के रिजल्ट देख एरिना में मौजूद सारे लोग शाओलिंग को चीयर करने लगे थे। यहाँ तक कि खुद ली हाओ भी शाओलिंग की पावर को एडमायर करने लगा था। पर इतना दूर आके ली हाओ अब पीछे नहीं हट सकता था, इतनी जल्दी हार मान के अपनी बेइज्जती नहीं कर सकता था। अपनी पूरी पावर यूज करके ली हाओ पूरे एरिना को थंडर एनर्जी से कवर कर देता है, और शाओलिंग को देर होने से पहले हार मानने को बोलता है, क्योंकि ली हाओ समझ रहा था कि उसकी फुल पावर से वो शाओलिंग को भूंद के रख सकता था। चिंता ना करो, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ और मैं यहाँ नहीं मरने वाली, बोल के शाओलिंग सबको सरप्राइज करते हुए हजारों करोड़ों फ्लेम बटरफ्लाइज को समन करती है। एक बटरफ्लाई ने कुछ टाइम पहले ली हाओ को जला के रख दिया था, पर अब तो बटरफ्लाई का पूरा एक आर्मी था। इतने सारे डेडली बटरफ्लाइज को देख भी ली हाओ जरा भी नहीं घबराया, और सामने से बटरफ्लाई से अपने थंडर एनर्जी से वो टकराया। थंडर एनर्जी और फ्लेम एनर्जी के टकरार से जोरदार एक एक्सप्लोजन हुआ, चारों तरफ धुआं धुआं हो गया, और धुएं के हटते ही रिजल्ट सामने था। मैं हार मानता हूँ, बोल के ली हाओ जमीन पे गिर गया था, और देखते ही देखते पूरा क्राउड शाओलिंग का नारे लगाने लगा था। मैच का रिजल्ट देख यान लैंगलिंग ही नहीं, ट्रांसेंडल रिसर्च इंस्टीट्यूट के हायर अप ऑफिसर्स भी शॉक थे, क्योंकि ली हाओ वाकई एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट था, जिसे हराना कोई आसान काम नहीं था। हायर ऑफिसर्स की बातों से हमें पता चलता है कि वो लोग शाओलिंग की पावर्स देख बहुत इंप्रेस हुए थे। सेकेंड आर्मी के डिप्लॉयमेंट के बाद सेकेंड डिवीजन में ली हाओ जैसे अवेकनर्स ना के बराबर थे। उस वक्त शाओलिंग का मिलिट्री डिवीजन में ऐड होना एक मिरेकल जैसा था। सेकेंड डिवीजन मिलिट्री यूनिट को स्ट्रॉन्गर जो बनाना था। वो लोग शाओलिंग के बारे में और ज्यादा जानने के लिए अपने आदमियों को लगा देते हैं, और सीक्रेटली शाओलिंग के इंफॉर्मेशन को दूसरे सुपर ह्यूमंस के साथ कंपाइल करने लगते हैं। दूसरी ओर मिस्टी माउंटेन्स के कैनियन में अब भी हंटिंग चल रहा था। हंटिंग से जियो इवोल्यूशन पॉइंट्स गैदर कर रहा था, अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा था। पूरे वैली में म्यूटेंट बीस्ट की आवाजें सुनाई दे रही थी। पूरे माउंटेन रेंज में जियो के बीस्ट का दबदबा फैल रही थी। जियो इवोल्यूशन पॉइंट्स गैदर करके थर्ड ऑर्डर में पहुंचने की तैयारी कर रहा था, अपने हर एक ट्री पार्ट्स को इवॉल्व करना चाहता था। उसी बीच अंडरग्राउंड केव के किसी कोने में कुछ ऐसा हो रहा था जिससे जियो बेखबर था। स्पिरिचुअल स्टोन स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर जाने से ब्लॉक कर सकता था। इसी प्रोसीजर से जियो इंसानों के सैटेलाइट से अपने आप को बचाए रखा था, पर उसमें एक प्रॉब्लम था। जियो खुद भी स्पिरिचुअल एनर्जी को डिटेक्ट कर नहीं पा रहा था, और उसी कमजोरी का फायदा उठा के अंडरग्राउंड केव के किसी कोने में एक दूसरा प्लांट म्यूटेट हो रहा था, ईवल एनर्जी रिलीज कर रहा था। वो जियो से बच गया था, पर क्यान किन से नहीं बच पाया था। क्यान किन की इंट्यूएशन से बच नहीं पाया था। इंट्यूएशन एबिलिटी की वजह से क्यान किंग को खतरे का अंदाजा पहले से ही लग गई थी, और इंस्पेक्शन करने के लिए, छानबीन करने के लिए क्यान किंग डायरेक्ट एनर्जी की दिशा में जा रही थी। स्पिरिट केव की गहराई में चली जा रही थी।
जो भी अंडरग्राउंड केव में पनप रहा था वो स्ट्रेंज एनर्जी वेव्स निकाल रहा था। एनर्जी के पैटर्न से साफ जाहिर था कि अंडरग्राउंड केव में रहने वाला कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि उसके एनर्जी पैटर्न से हॉस्टिलिटी साफ झलक रहा था। एनर्जी का पीछा करते हुए क्यानकिन अंडरग्राउंड केव की गहराई में जा ही रही थी कि गहराई से मल्टीपल रेड वाइन्स आने लगते हैं। क्यानकिन को वाइन्स जकड़ लेते हैं। क्यानकिन वाइन से बचने की कोशिश तो करती है, पर उसकी कोशिशों को रेड वाइन्स नाकाम कर देती है। क्यानकिन को बेहोश करके रेड वाइन्स उसको केव की गहराई में खींच के लेने लगती है। पूरी घटना से अनजान जियू नींद में था, सो रहा था, जब एक स्ट्रॉन्ग साइकिक सिग्नल से जियू का नींद टूट गया था। जब जियू को पता चलता है कि साइकिक सिग्नल भेजने वाली क्यानकिन ही थी, तो जियू क्यानकिन को चारों तरफ ढूंढने लगता है। जियू के रूट्स एक तरीके से उसकी आंखें थे, जिससे वो एक लार्ज एरिया पे नजर रखता था, पर उसके नाक के नीचे से कोई क्यानकिन को उठा के ले गया था और जियू को भनक तक नहीं लगा था। फॉग की वजह से खुद जियू भी प्रॉब्लम फेस कर रहा था, उसको भी क्लियरली कुछ भी नहीं दिख रहा था, पर फिर भी जियू क्यानकिन को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। जब जियू क्यानकिन को कहीं नहीं पाता है, तो अपनी मिस्ट सेंसिंग स्किल यूज करके जियू क्यानकिन को ट्रैक करने की कोशिश करता है। मिस्ट सेंसिंग स्किल एक ऐसा स्किल था जिससे खुद कोहरा जियू की आंखें बन जाता था। एक तरीके से मिस्ट सेंसिंग स्किल सोनार और रेडार के जैसे काम करता था। ट्रैकिंग सक्सेसफुल होता है और जियू क्यानकिन को रिसेंटली खोदे केव की गहराई में पाता है। वहाँ क्यानकिन अकेली नहीं थी, उसके साथ एक हॉस्टाइल शैतानी जीव थी। जब जियू अंडरग्राउंड केव में पहुंचता है तो देखता है कि एक प्लांट ग्रास म्यूटेंट हो चुका था, कॉन्साइसनेस पा चुका था और क्यानकिन से पैरासाइट की तरह चिपका हुआ था। क्यानकिन के अंदर अपनी जड़ें गड़ा रहा था। ये वही प्लांट था जो स्पिरिचुअल माइंड केव में उगता था और स्पिरिचुअल एनर्जी से शायद वो म्यूटेट हो गया था। स्पिरिचुअल एनर्जी एक तरीके से बैरियर बनाता था और उसी बैरियर की वजह से खुद जियू भी ग्रास प्लांट की म्यूटेशन को डिटेक्ट नहीं कर पाया था। जियू के अंडरग्राउंड केव में पहुंचते ही म्यूटेंट प्लांट जियू पे अपने वाइन से हमला कर देता है, पर एरिया का बॉस कौन है जियू से वो जल्द ही समझ जाता है। जियू अपने स्नेक जैसे रूट से म्यूटेंट प्लांट को 2 टुकड़ों में काट देता है, उसे अजगर की तरह जकड़ लेता है और म्यूटेंट प्लांट का किस्सा वहीं खत्म कर देता है। म्यूटेंट प्लांट को मार के जियू को म्यूटेंट प्लांट के सारे स्किल्स मिल जाते हैं। जियू अब सीड ऑफ वाइटलिटी को यूज कर सकता था। सीड ऑफ वाइटलिटी एक ऐसा स्किल था जिससे जियू ग्राउंड में तेजी से जंगल बना सकता था, बंजर जमीन में हरियाली ले आ सकता था, फॉरेस्ट बना सकता था। जियू म्यूटेंट प्लांट को तो कब का मार चुका था, पर क्यानकिन को बचाने में देरी कर दिया था। म्यूटेंट प्लांट ने क्यानकिन के अंदर अपने जड़ जमा के उसे कब का मार दिया था। क्यानकिन को खो के जियू बहुत दुखी था, और क्योंकि जियू क्यानकिन को थोड़ा बहुत अपना फैमिली मानता था, तो जियू एक गड्ढा खोद के क्यानकिन को उसमें दफना के एक प्रॉपर श्रद्धांजलि दिया था। पर अचानक कुछ ऐसा होता है जो खुद जियू भी नहीं सोचा था। देखते ही देखते मिट्टी के अंदर से एनर्जी निकलने लगती है, मिट्टी में क्रैक होने लगती है और मिट्टी को अंडे की तरह तोड़ते हुए क्यानकिन उसके अंदर से बाहर आती है। क्यानकिन अब पूरी तरह बदल चुकी थी, एक ड्राइड बन चुकी थी, मिक्सचर ऑफ प्लांट एंड ह्यूमन बन चुकी थी, एक ऐसी हाइब्रिड बन चुकी थी जो रेड वाइन्स को कंट्रोल कर सकती थी। क्यानकिन अब जियू की नजरों में हॉट और सुंदर बन चुकी थी, जिसे देख जियू ब्लश हो रहा था, शर्मा रहा था। क्यानकिन, तुम ठीक तो हो? गॉडफ्री, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। गॉडफ्री, मुझे क्या हो गया है? मैं इंसान तो हूं ना? नहीं क्यानकिन, तुम अब इंसान नहीं रही, तुम अब एक वेजिटेटिव बन गई हो। क्यानकिन डरी हुई थी, सहमी हुई थी। क्यानकिन को देख जियू उसे संभालने के लिए सिचुएशन के बारे में अपडेट करने लगता है, पर अपनी असलियत जान के वो एक प्लांट स्पीसीज से समझ के क्यानकिन और भी ज्यादा घबराने लगती है, खौफ में आके चीखने चिल्लाने लगती है। जियू क्यानकिन को संभलने को थोड़ा टाइम दे के क्यानकिन को बोलने लगता है कि वो अब एक हाइब्रिड बन चुकी है और अब वो इंसानों के पास वापस नहीं जा सकती है, क्योंकि इंसान उसे देखते ही उस पे एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे, उसे इंसान की तरह ना देख के उसे टेस्ट सब्जेक्ट बना लेंगे। जियू क्यानकिन को उनको ज्वाइन करने को बोलता है, उसके आर्मी का, उसके फैमिली का एक हिस्सा होने को बोलता है। दूसरी तरफ माउंटेन रेंज में फास्ट ऑर्डर की कैमिलियन को ढूंढ लिया गया था और अपने बचाव में कैमिलियन व्हाइट टाइगर पे हमला कर दिया था। यहाँ हमें पता चलता है कि व्हाइट टाइगर अपने प्राइड के चक्कर में एम्परर एलिगेटर से मदद ना लेके कैमिलियन से हार गया था, कैमिलियन को पकड़ नहीं पाया था। जहाँ जियू घायल व्हाइट टाइगर को हील कर रहा था, वहीं जियू को उसके आसपास के एनवायरनमेंट में कुछ अजीब लगता है, कुछ अलग लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सीड ऑफ वाइटलिटी एक्टिव हो चुका था और आसपास के एरिया में बड़े बड़े पेड़ उगाने लगा था, एफोरेस्टेशन होने लगा था। यहाँ तक कि जियू नॉर्मल पेड़ों में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट करके छोटे छोटे मिनी जियू बनाने लगा था। तभी गोल्डन आंट को अपने आसपास एक स्ट्रेंज ओरा महसूस होता है, एक ओरा जिससे वो अनजान था,
एक क्रिएचर जिसे म्यूटेंट गोल्डन आंट कभी नहीं देखा था। बैटल मोड में आके गोल्डन आंट उस अनजान क्रिएचर की ओर झपटता है और अपने सामने वो क्यान किन को पाता है। क्यान किन अब बदल चुकी थी, एक म्यूटेंट प्लांट स्पीसीज बन चुकी थी। वो अब इतना पावरफुल बन चुकी थी कि अपने वाइंड से गोल्डन आंट के पावरफुल अटैक्स को इजीली डिफ्लेक्ट कर दी थी, रोक ली थी। क्यान किन के सबके सामने आते ही जियू क्यान किन के नए रूप का सबके सामने इंट्रोडक्शन कराता है, उसे थॉर्न बोल के नया नाम देता है और सारे बीस्ट में क्यान किन को 6th इन कमांड में रख देता है। जहां दूसरे बीस्ट क्यान किन को पाके के बहुत खुश थे, वहीं म्यूटेंट गोल्डन आंट क्यान किन को अपने साथ देख नाखुश था। म्यूटेंट गोल्डन आंट एक इंसान को अपने बीस्ट टीम के मेंबर के रूप में बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकता था। वो इंसानों से इतना नफरत करता था कि मौका मिलते ही गोल्डन आंट क्यान किन को खत्म कर देना चाहता था, उसे उसकी औकात दिखा देना चाहता था। क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बातों को काटने की? क्या तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आई? याद रखो, क्यान किन मेरी संरक्षण में है, हमारी फैमिली का वो एक हिस्सा बन चुकी है। गोल्डन आंट के बर्तावों को देख जियू गोल्डन आंट को गुस्से से अपने ड्रेडफुल ऑरा से धमकाने लगता है और जियू का ये रूप देख गोल्डन आंट थर थर कांप के घुटनों में आ जाता है, जियू से माफी मांगने लगता है। जियू गोल्डन आंट को समझाने लगता है कि क्यान किन दूसरे ह्यूमंस जैसी बिल्कुल नहीं है, वो अलग है और अब तो वो उनके फैमिली का एक हिस्सा बन गई है। जियू बोलता है कि गोल्डन आंट को क्यान किन को जानने का, उसे समझने का कोशिश करना चाहिए। क्या पता इसी कोशिश में उसे रेगिस्तान में फूल मिल जाए। सीन शिफ्ट होता है मिस्टी माउंटेन्स के धुंध से भरे जंगलों में, जहां कुछ मर्सिनरीज सुपर ह्यूमंस एम्परर एलिगेटर को ढूंढते ढूंढते आ घुसे थे। मर्सिनरीज कुछ ऐसे ह्यूमंस थे जो पैसे कमाने के लिए बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे कुछ भी कर सकते थे, किसी भी हद तक जा सकते थे। मिस्टी माउंटेन्स में एम्परर एलिगेटर को ढूंढते ढूंढते 5 मर्सिनरीज आए जरूर थे, पर मिस्टी माउंटेन्स के गहराई तक जाके भी उनको एम्परर एलिगेटर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। पर उनके सामने कोहरा का थिकनेस जरूर बढ़ता चला जा रहा था। मर्सिनरीज फॉग के बारे में, फॉग के क्रिएचर्स के बारे में बहुत सुने थे, उनके आतंक से वो बेखबर नहीं थे, इसीलिए किसी भी सिचुएशन के लिए वो पहले से ही फुल्ली प्रिपेयर थे। ऐसे ही कुछ घंटे मर्सिनरीज मिस्टी माउंटेन्स का एक्सप्लोरेशन करते करते एक ड्राइड से मिलते हैं। ड्राइड एक ऐसी स्पीसीज जो प्लांट और इंसानों की हाइब्रिड थी। अपीयरेंस से वो बहुत ब्यूटीफुल थी और किसी का भी मन को वो मोह ले सकती थी, और उसी ड्राइड क्यान किन पे अब सुपर ह्यूमंस की नजर पड़ चुकी थी। दूसरी ओर मर्सिनरीज से बेखबर क्यान किन फल तोड़ रही थी, अपने दोस्तों के बारे में सोच के खुश हो रही थी। तभी एक वन आइड मर्सिनरी क्यान किन के पास आ जाता है। क्यान किन के कुछ बोलने से पहले ही उसे बालों से पकड़ के क्यान किन को पेड़ पे दे मारता है। वन आइड मर्सिनरी बोलने लगता है कि उनके लिए तो जंगल में मंगल हो गया, एक अगली क्रोकोडाइल को ढूंढते ढूंढते ब्यूटी का खजाना मिल गया। ये क्या कर रहे हो बेवकूफ, देख नहीं रहे ये एक रेयर स्पीसीज है, इसे तुम डैमेज कर दोगे तो इसे बेच के हमें ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। एक बूढ़ा मर्सिनरी वन आइड मर्सिनरी को क्यान किन को मारते देख टोकने लगता है। क्यान किन को एक रेयर म्यूटेंट स्पीसीज समझ के उसे हाई वैल्यू में मार्केट में बेचने की बात अपने फेलो मर्सिनरीज को वो समझाने लगता है। जहां ब्लॉन्ड बालों वाला मर्सिनरी क्यान किन की ब्यूटी से इंप्रेस होकर उसके साथ थोड़ा देर खेलना चाहता था, मजे लेना चाहता था, वही एक काली बालों वाली मर्सिनरी सबको रोक के क्यान किन की ब्यूटी से जल के क्यान किन की आंखें निकालना चाहती थी, क्यान किन को बदसूरत बनाना चाहती थी। टॉर्चर देख, अपने आप को क्रिटिकल सिचुएशन में देख क्यान किन का सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव हो जाती है। क्यान किन अनजाने में ही अपने एनिमीज पे रेड वाइन से कहर बरसाने लगती है। देखते ही देखते रेड वाइन्स मूव करने लगती है और पास खड़े वन आइड मर्सिनरी के आर पार होके उसे हवा में उठा के वन आइड मर्सिनरी को वहीं मार देती है। काली बालों वाली मर्सिनरी समझदार थी, वो क्यान किन की ओरा देख समझ चुकी थी कि क्यान किन हाल ही में ही इवॉल्व हुई थी, इसीलिए अपने पावर को पूरी तरह हैंडल नहीं कर पा रही थी। काली बालों वाली मर्सिनरी सबको इंस्ट्रक्ट करने लगती है, क्यान किन पे हमले का इंस्ट्रक्शन देने लगती है। वो बोलने लगती है कि क्यान किन अनस्टेबल है और अपनी फुल पावर को यूज नहीं कर पा रही है। सारे मर्सिनरीज अगर मिलके क्यान किन पे अटैक करेंगे तो वो लोग क्यान किन को आराम से हैंडल कर लेंगे, कंट्रोल कर देंगे। डरी हुई सहमी हुई क्यान किन पे सारे मर्सिनरीज टूट पड़ते हैं, पर अचानक कुछ ऐसा होता है जो कोई भी मर्सिनरी नहीं सोचा था। फुल स्पीड से कोई चीज आके एक मर्सिनरी का सर उसके धड़ से अलग कर देता है और उसे वहीं मार देता है। अचानक हुए इंसिडेंट से सारे मर्सिनरीज जहां शॉक थे, वहीं म्यूटेंट गोल्डन आंट डेड मर्सिनरी के सर पे अपना पैर रख के एंट्री मारता है। किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे मास्टर के डोमेन में पैर रखने की, बोल के गोल्डन आंट अपना टेरर मर्सिनरीज के बीच फैलाने लगता है। जहां मर्सिनरीज एक बीस्ट को कम्युनिकेट करते देख, बात करते देख
सरप्राइज थे, वहीं बूढ़ा मर्सिनरी सिचुएशन को समझ के वहां से चुपके से भागने की कोशिश कर रहा था। पर गोल्डन आंट तो गुस्से से आग बबूला हो रहा था। वो किसी भी घुसपैठिया को अपने मास्टर के एरिया से जिंदा भेजने वाला नहीं था। देखते ही देखते गोल्डन आंट बूढ़े मर्सिनरी के सर को भी उसके धड़ से अलग कर देता है, उसे वहीं मार देता है और अपनी तेजी से काली बालों वाली मर्सिनरी को अटैक कर करके बेहाल कर देता है। ये सब देख ब्लोंड बालों वाला मर्सिनरी गोल्डन आंट को अपने फायर पावर से गोलियों से रोकने की, डैमेज करने की कोशिश तो करता है, पर गोल्डन आंट के एक्सोस्केलेटन पे उसकी गोलियों का, फायर पावर का कोई भी असर नहीं होता। काली बालों वाली मर्सिनरी के बाद गोल्डन आंट ब्लॉन्ड बालों वाला मर्सिनरी को चीर के रख देता है, उसे बेरहमी से मारता है। जब लग रहा था कि बैटल खत्म हो गया, मर्सिनरीज वर्सेस बीस्ट के बैटल में बीस्ट जीत गए, तभी कुछ ऐसा होता है जिससे पाशा उलट जाता है। मरते मरते ब्लोंड बालों वाला मर्सिनरी एक ग्रेनेड को डेटोनेट कर देता है, जिससे गोल्डन आंट कई कदम दूर जा गिरता है, बुरी तरह घायल हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डेटोनेट होने वाला ग्रेनेड स्पेशल ग्रेनेड था, जो बीस्ट को हेवी डैमेज देने के लिए बनाया गया था। मर्सिनरीज के लिए मौका सुनहरा था, क्योंकि गोल्डन आंट घायल जो हो गया था। इसी मौके का फायदा उठा के काली बालों वाली मर्सिनरी उठ खड़ी होती है और गोल्डन आंट को डेडली आखिरी वार करने की फिराक में होती है। गोल्डन आंट अपनी अधमरी हालत में लाचार था, अपने आप को वो काली बालों वाली मर्सिनरी से बचा भी नहीं सकता था। जब लग रहा था कि गोल्डन आंट का किस्सा वहीं खत्म होने वाला है, गोल्डन आंट वहीं मरने वाला है, तभी क्यानकिन गोल्डन आंट को सुई की नोक से बचा लेती है। क्यानकिन अपने रेड वाइन्स को काली बालों वाली मर्सिनरी के सर के आर पार कर देती है। मर्सिनरीज का किस्सा क्यानकिन वहीं खत्म कर देती है। पर क्योंकि क्यानकिन पहली बार किसी को मारी थी, तो नर्वस होके, गिल्टी फील करके क्यानकिन फूट फूट के रोने लगी थी। तब गोल्डन आंट क्यानकिन को समझाते हुए बोलता है कि उसे गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। अगर वो मर्सिनरी को नहीं मारती तो मर्सिनरीज उन दोनों को खत्म कर देते, क्योंकि ये दुनिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का है, जहां स्ट्रॉन्गर ही जिंदा रह सकता है। गोल्डन आंट बोलता है कि जब वो वीक था तो कई सारे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट से वो गुजरा था, टॉर्चर सहा था, इसलिए वो इंसानों से नफरत करता है। और क्योंकि क्यानकिन अब एक इंसान नहीं है, तो इंसान उस पे भी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे। बेहतर होगा क्यानकिन जल्द से जल्द जीव के अंडर रह के स्ट्रॉन्गर बनने की कोशिश करे, स्ट्रॉन्गर बन के अपनी बीस्ट फैमिली को वो बचाए, क्योंकि अब जीव और दूसरे बीस्ट ही उसकी फैमिली हैं, और उनमें से गोल्डन आंट भी एक है। बातचीत से क्यानकिन इमोशनल हो जाती है। पहली बार क्यानकिन और गोल्डन आंट के बीच बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग जो एवरलास्टिंग होने वाली थी। जहाँ किंग जाओ के बाद क्यानकिन भी जीव के साइड में आ चुकी थी, जीव और उसके बीस्ट को अपना फैमिली मानने लगी थी। वहीं लैंगफैंग बीस्ट से जुड़ा जरूर था, पर फिर भी जीव और उसके बीस्ट के साथ 100% वो नहीं मिल पा रहा था। अपना फ्यूचर वो केनियन में बिताना नहीं चाहता था, क्योंकि शहर में उसका एक परिवार था जो उसका शायद इंतजार कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है चाइना फेडरेशन में, जहां ऑफिशियल मीटिंग चल रहा था। बढ़ते बीस्ट के आतंक पे डिस्कशन चल रहा था। स्पिरिचुअल आइलैंड कैप्चर करने का प्रोग्राम धीमा चल रहा था। इनलैंड सिटीज पे बीस्ट का हमला हर रोज का किस्सा बन चुका था। कोस्टल सिटीज में तो तबाही मच रही थी, जहां सी बीस्ट के कारण मरने वालों की संख्या हजारों पे जा रही थी। इंसानों के हिसाब से दुनिया डार्क एज की ओर बढ़ी चली जा रही थी। सिचुएशन को देखते हुए चाइना फेडरेशन का हेड रिसर्चर्स को, दूसरे ऑफिसर्स को सी बीस्ट के पागलपन, आतंक के मुद्दे पे एक्सप्लेनेशन देने को बोलता है, जिसपे चाइना फेडरेशन की डायरेक्टर ऑफ इनलैंड स्पिरिचुअल पावर ब्यूरो बोलने लगती है कि सारे इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च से पता चला है कि धीरे धीरे समंदर के गहराई में स्पिरिचुअल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है। डायरेक्टर ऑफ ISPB मतलब इनलैंड स्पिरिचुअल पावर ब्यूरो एक होलोग्राफिक चार्ट निकाल के सबको दिखाने लगती है, इनकमिंग डेंजर के बारे में एक्सप्लेन करने लगती है। वो सबको समझाती है कि स्पिरिचुअल पावर प्योर ऑक्सीजन जैसी है। जैसे हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन पॉइजनस होता है, उसी तरह हाईली कॉन्सेंट्रेटेड स्पिरिचुअल पावर ऑक्सीजन की तरह एडप्ट ना कर पाने वाले बीस्ट के लिए पॉइजनस होता है। वही कॉन्सेंट्रेटेड स्पिरिचुअल पावर समंदर की गहराई में तैयार हो रहा है, जिससे बीस्ट किसी तरह म्यूटेट हो रहा है, और जो म्यूटेट नहीं हो पा रहा वो समंदर की गहराई से भाग रहा है, शैलो वाटर में आ रहा है, कोस्टल सिटीज पे हमला कर रहा है। डायरेक्टर ऑफ ISPB बोलने लगती है कि उसी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड स्पिरिचुअल पावर की वजह से सारे बीस्ट पागल हो रहे हैं। आंसर सुन जब चाइना फेडरेशन की जनरल जाओ जियानजुंग पूछने लगता है कि बीस्ट का ये पागलपन कब तक चलेगा, तो डायरेक्टर ऑफ ISPB सबको शॉक में डालते हुए बोलने लगती है कि ये म्यूटेशन का, पागलपन का तो बस ये शुरुआत भर ही है। जल्द ही बीस्ट सेकेंड म्यूटेशन स्टेज से गुजरेंगे। कोस्टल सिटीज पे सी बीस्ट कहर बरसाएंगे। कोस्टल सिटीज को छोड़ो, सेंट्रल आइलैंड पे भी म्यूटेशन बीस्ट का हमला शुरू हो जाएगा और लैंड पे तो लड़ाई भयानक रूप ले लेगा।
डायरेक्टर ऑफ ISPB से एक्सप्लेनेशन सुन आने वाले खतरे के बारे में सोच चाइना फेडरेशन का हेड चिंता में पड़ जाता है और म्यूटेशन की गंभीरता को सबको समझाने के लिए सबको एक वीडियो क्लिप दिखाता है। वीडियो जिसमें एक आंट दूसरे एक म्यूटेटेड ड्राइड को बचा रहा था, कम्युनिकेट कर रहा था और किसी को अपना मास्टर बोल रहा था। वीडियो से पूरा फेडरेशन अलर्ट हो गया था। मिस्टी माउंटेन में क्रोकोडाइल के सिवा कोई और भी था जो सारे बीस्ट को कमांड दे रहा था, जो शैडो में रह के सबको कंट्रोल कर रहा था, जो गोल्डन आंट का मास्टर था। पेरिग्रिन फॉल्कन, क्रोकोडाइल, गोल्डन आंट और दूसरे बीस्ट के इंसिडेंट को देख, उनके डेवलपमेंट, विजडम और नॉलेज को देख, मिस्टी माउंटेन एरिया इंसानों के लिए डेंजर जोन बन चुका था, एक मिस्टीरियस डेडली जोन बन चुका था जिसे कंट्रोल करना बेहद जरूरी था। दूसरी ओर मिस्टी माउंटेन में जियो अपने एक रूट को लेवल 3 में डेवलप कर चुका था। रूट ऑफ वाइट और कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुका था। उसी रूट के साथ जियो शाओकिंग को कहीं लेके जा रहा था, जमीन से 10,000 मीटर नीचे ले जा रहा था। जमीन के गहराई में जियो और शाओकिंग को स्पिरिचुअल टाइड मिलता है जो स्पिरिचुअल पावर से भरा हुआ होता है, जिसे महसूस करके जियो शाओकिंग को वहां लेके आया था क्योंकि स्पिरिचुअल पावर का न्यू एरा शुरू होने वाला था। दूसरी ओर गोल्डन आंट मर्सनरीज के लाशों से कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जियो के पास लेके आया था। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट स्पिरिचुअल शील्ड थे जो इंसानों ने अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को हाइड करने के लिए बनाए थे। उसी स्पिरिचुअल शील्ड की वजह से जियो उन 5 मर्सनरीज को डिटेक्ट नहीं कर पाया था। स्पिरिचुअल शील्ड इंसानों को जियो के फॉग सेंसर से बचा रहा था। जियो स्पिरिचुअल शील्ड को गुस्से से तोड़ देता है। वो सोचने लगता है कि अगर इंसान ऐसे स्पिरिचुअल शील्ड को यूज करके मिस्टी माउंटेन्स में आएंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। वो लोग आराम से जियो की नजरों से अपने आप को हाइड कर लेंगे। जियो की नजरों में इंसानों का डेंजर लेवल दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था। जियो और गोल्डन आंट बातचीत कर ही रहे थे कि एंशिएंट एम्परर एलिगेटर जियो को टेलीपैथी से कांटेक्ट करता है और जियो को एक बुरी खबर देता है। एंशिएंट एम्परर एलिगेटर बताता है कि मिस्टी माउंटेन के एरिया में कई सारे हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स और लार्ज नंबर ऑफ बटालियंस आ रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है मिस्टी माउंटेन्स के बाउंड्री पे, जहां व्हाइट क्रेन आसमान से नजर रख रहा था। चाइना फेडरेशन से हजारों हेलीकॉप्टर्स, लाखों टैंक्स, आर्टिलरीज और अनगिनत सोल्जर डिप्लॉय हो चुके थे और वो सब फुल वॉर स्पिरिट में मिस्टी माउंटेन्स की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। सिर्फ उतने ही नहीं, उनके साथ जेनेटिक मॉडिफिकेशन डिपार्टमेंट के ट्रांसेंडेंट फोर्स भी मिस्टी माउंटेन्स में अपना पैर रख चुके थे। इस बार के ट्रांसेंडेंट फोर्स कोई जोक नहीं थे, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हुए थे, बीस्ट के जीन्स अपने बॉडी में कैरी कर रहे थे और किसी भी दूसरे अवेकनर्स से कहीं ज्यादा पावरफुल थे। मॉडिफाइड ट्रांसेंडेंट फोर्स के साथ साथ फेडरल ट्रांसेंडेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के फोर्स भी मिस्टी माउंटेन्स में आ चुके थे और मिस्टी माउंटेन्स के ब्यूटीफुल सीनरी को एंजॉय कर रहे थे। दूसरी ओर व्हाइट क्रेन के साथ साथ वाइल्ड बोर, गोल्डन मंकी, गोल्डन आंट और हनीपॉट बैजर भी इंसानों पे अपना नजर गड़ा चुके थे। जहां म्यूटेटेड बीस्ट जियो के ब्यूटीफुल डिवाइन लैंड पे इंसानों को देख गुस्से से पागल हो रहे थे, गुर्रा रहे थे, वहीं जियो चिंता में था क्योंकि शाओकिंग से उसे आर्मी के बारे में कोई खबर जो नहीं आया था। जल्द ही एक लार्ज स्केल बैटल होने वाला था। जियो के चुनिंदे बीस्ट वर्सेस लाखों सोल्जर्स और सुपर ह्यूमंस का वॉर शुरू होने वाला था। स्टार्ट होता है चाइना फेडरेशन के हेडक्वार्टर पे, जहां 5 दिन पहले मीटिंग हो रहा था, सीक्रेट कॉन्फ्रेंस हो रहा था, जहां चाइना फेडरेशन का हेड मिस्टी माउंटेन की छानबीन का प्रपोजल दे रहा था। चाइना फेडरेशन का हेड पूरे फेडरेशन को कमांड दे रहा था कि वो लोग कुछ भी करे पर मिस्टी माउंटेन के बारे में पता करे, मिस्टी माउंटेन के मास्टरमाइंड के बारे में पता करे। कॉन्फ्रेंस रूम में सवाल उठा था कि क्या मिस्टी माउंटेन में कोई ऐसा है जो बीस्ट को टीम कर पा रहा है, कंट्रोल कर पा रहा है? क्या वो कंट्रोलर कोई इंसान है या कुछ और ही है? तो सवाल का आंसर देते हुए डायरेक्टर ऑफ ISPB बोलने लगती है कि बिना कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस के बीस्ट ह्यूमन लैंग्वेज नहीं सीख सकते। क्योंकि आंट ह्यूमन लैंग्वेज बोल रहा था और किसी को अपना मास्टर बोल रहा था, तो हो ना हो मिस्टी माउंटेन की बीस्ट के पीछे कोई ह्यूमन ही है। डायरेक्टर ऑफ ISPB के बातों को सपोर्ट करते हुए चाइना फेडरेशन का जनरल जाओ जियानजुंग बोलने लगता है कि मिस्टी माउंटेन के पीछे शायद एक नहीं बल्कि ह्यूमंस का कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन हो, जहां कई सारे बीस्ट पे जेनेटिक एक्सपेरिमेंट होता हो। शायद उसी एक्सपेरिमेंट की वजह से क्रोकोडाइल, आंट और दूसरे बीस्ट इंटेलिजेंट थे क्योंकि जेनेटिकली वो मॉडिफाइड जो हुए थे। कॉन्फ्रेंस रूम में नेक्स्ट पूरे कॉन्टिनेंट का मैप दिखाया जाता है। उसी मैप में स्पिरिचुअल जोन्स को, रिसेंट बीस्ट अटैक्स के एरियाज को रेड कलर में इंडिकेट किया गया होता है क्योंकि जल्द ही सेकेंड स्पिरिचुअल टाइड आने वाला था। तो स्पिरिचुअल टाइड के आने से पहले ही स्पिरिचुअल जोन से बीस्ट का नामो निशान मिटाने का प्रपोजल कॉन्फ्रेंस रूम में रखा गया था क्योंकि स्पिरिचुअल टाइड से बीस्ट इवॉल्व होने वाले थे और बीस्ट का सेकेंड इवोल्यूशन का डेंजर ह्यूमैनिटी नहीं उठा सकता था।
तो बीस्ट को स्ट्रॉन्गर बनने का टाइम नहीं दिया जा सकता था। टाइम से पहले पूरे मिस्टी माउंटेन को बीस्ट के चंगुल से छुटकारा दिलाना जरूरी बन गया था। तभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसर्च मॉनिटरिंग ब्यूरो का हेड कॉन्फ्रेंस रूम में एंट्री मारता है और अपनी मिस्टी माउंटेन के अटैक के प्लान के बारे में सबको डिस्क्राइब करने लगता है। वो बोलने लगता है कि मिस्टी माउंटेन में अटैक 5 दिन बाद होगा और स्पिरिचुअल टाइड के आने से पहले होगा। जहां कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे कुछ ऑफिसर्स इतने बड़ी आर्मी को मिस्टी माउंटेन में भेजने के खिलाफ में थे, वहीं दूसरे लोग आर्टिलरीज, टैंक्स और इतने सारे हेलीकॉप्टर्स और ऊपर से सुपर ह्यूमंस की इलीट फोर्स को मिस्टी माउंटेन में भेजने के आइडिया से नाखुश थे। पर ERMB का हेड सबको बताने लगता है कि इतना फोर्स भी काफी नहीं है, क्योंकि अगर बीस्ट उनके अटैक से बच गए, स्पिरिचुअल टाइड से इवल हो गए, तो ह्यूमैनिटी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। ERMB का हेड सबके सामने एक रिपोर्ट पेश करता है और अपने बैटल प्लान में जनरल ली को भी शामिल कर देता है। सबके सहमति से ERMB का हेड जनरल ली को, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर ह्यूमन को, मिस्टी माउंटेन के लिए रवाना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ रिसर्च इंस्टीट्यूट का प्रोफेसर एक ऐसे एलिक्सर बनाने में सक्सेसफुल हो गया था जिससे शाओलिंग अपने फायर एलिमेंट पे पूरी तरह काबू पा सकती थी। शाओलिंग एडवांस हो सकती थी। पर प्रोफेसर को शाओलिंग के लिए एलिक्सर बनाते देख लैंगलिंग अंदर ही अंदर जलने लगी थी। लैंगलिंग शाओलिंग को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और प्रोफेसर और शाओलिंग के बढ़ते क्लोजनेस को लैंगलिंग और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करने वाली थी। लैंगलिंग प्रोफेसर को अटैक कर देती है और प्रोफेसर से एलिक्सर लेके वहां से भाग जाती है। जहां चाइना फेडरेशन में मीटिंग के बाद पूरे सिटी को ग्रेट प्रोटेक्टिव वॉल से प्रोटेक्ट किया जा रहा था, प्रोटेक्टिव दीवार बनाया जा रहा था, वहीं जेड सिटी के हॉस्पिटल में प्रोफेसर को एडमिट किया गया था, जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। जो प्रोफेसर शाओलिंग से इतना जुड़ गया था कि शाओलिंग को अपनी बेटी मानने लगा था, शाओलिंग के लिए अपनी पूरी नॉलेज लगा देना चाहता था। अब वो प्रोफेसर शाओलिंग के उसी प्यार की वजह से मौत की जंजीरों में कसता चला जा रहा था। प्रोफेसर अपनी आखिरी सांसों के साथ शाओलिंग से माफी मांगता है और लेलिंग के इंसिडेंट के बारे में सबको बताने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि प्रोफेसर लेलिंग को रोकने की पूरी कोशिश किया था, यहाँ तक कि एलिक्सर के कंपेबिलिटी के बारे में लेलिंग को नॉलेज भी दिया था। प्रोफेसर लेलिंग को म्यूटेशन के खतरे के बारे में आगाह भी किया था, पर लेलिंग कुछ ना सुनी और प्रोफेसर को अपनी पावर यूज करके ये हालत कर दी। लेलिंग गिरफ्तार तो हुई, पर उसे उतना कुछ बड़ा सजा नहीं मिला, क्योंकि प्रोफेसर को अटैक करते समय वो कोई ड्रग जो ली थी, वही ड्रग कोर्ट में उसे बचा भी ली थी। सब कुछ सुन शाओलिंग जहां गुस्से से आग बबूला हो रही थी, अपने पिता समान प्रोफेसर को मरते देख अंदर ही अंदर टूट रही थी, वहीं मरते मरते प्रोफेसर शाओलिंग को एलिक्सर पिल का आधा टुकड़ा देता है, जो प्रोफेसर किसी तरह लेलिंग से बचा लिया था। जहां शाओलिंग प्रोफेसर को जीने की उम्मीद दे रही थी, वहीं प्रोफेसर एक फादर की तरह शाओलिंग को अपनी लाइफ फ्रीली जीने को बोलते हुए अपने डेथ का जिम्मेदार लेलिंग को ना समझो बोलते हुए लेलिंग को हो सके तो माफ कर देना बोलता है और उसके साथ प्रोफेसर वहीं अपना दम तोड़ देता है। एक प्यारा सा रिश्ता देखते ही देखते वहीं खत्म हो जाता है। जहाँ प्रोफेसर के डेथ से सब लोग रो रहे थे, दुखी थे, वहीं शाओलिंग बदले की फीलिंग से भड़क रही थी। उसी बदले की फीलिंग से शाओलिंग वहां से चली आई थी, एलिक्सर पिल को कुचल के ऑब्जर्व कर ली थी। रास्ते में शाओलिंग को एक आदमी मिलता है जो शाओलिंग को सेकेंड आर्मी के हेड के ऑर्डर से बैटलफील्ड में न्यू लोकेशन में जाने को बोलता है। जब शाओलिंग पूछने लगती है कि ये न्यू बैटल जोन कहाँ है, तो वो आदमी शाओलिंग को बिना कुछ बताते हुए उसे हेलीकॉप्टर में बिठाते हुए न्यू बैटल जोन की ओर ले जाने लगता है। दोनों की बातों से पता चलता है कि बैटल जोन में फर्स्ट ट्रांसेंडेंट का ग्रुप जा चुका था और शाओलिंग सेकेंड ट्रांसेंडेंट ग्रुप में थी, जो जल्द ही बैटल जोन में लैंड होने वाली थी। हेलीकॉप्टर जब अपने डेस्टिनेशन में पहुंचती है तो नजारा देख शाओलिंग शॉक में पड़ जाती है। न्यू बैटलफील्ड और कहीं नहीं बल्कि मिस्टी माउंटेन में होने वाला था। मिस्टी माउंटेन में जल्द ही एक वार होने वाला था। मिस्टी माउंटेन्स में बहुत से कैंप्स बन चुके थे, बिल्डिंग्स बन चुके थे और एक बड़ी सी आर्मी मिस्टी माउंटेन के अंदर जाने को रेडी बैठे थे। सारे सोल्जर्स को, यूनिट्स को लीड कर रहा था सुप्रीम कमांडर, जो एक टाइम ERMB का हेड था। वो सबको एनकरेज करने के लिए एक स्पीच देता है, अपने सोल्जर्स का मोरालिटी बढ़ाता है। स्पीच में सुप्रीम कमांडर बोलता है कि ये पहली बार है जब इंसान इनलैंड बीस्ट पे डायरेक्ट अटैक करने जा रहे हैं और ये अटैक करना जरूरी भी है, क्योंकि इंसानियत का फ्यूचर उसी बैटल के रिजल्ट पे टिका हुआ है। उनका गोल सिंपल है, मिस्टी माउंटेन के एरिया से फॉग बीस्ट को, जायंट क्रोकोडाइल को इराडिकेट करना, खत्म कर देना। सारे सोल्जर्स को एनकरेज करते हुए सुप्रीम कमांडर फिर से बोलने लगता है कि बैटल इजी नहीं होगा, क्योंकि उनका ओपोनेंट पेरिग्रिन्स फॉल्कन्स है, जो जेट प्लेन्स को इजीली तबाह कर सकता है। एम्परर क्रोकोडाइल है, जो हजारों मिलिट्री यूनिट्स पे कहर बरसा सकता है। और पता नहीं कौन कौन से बीस्ट अभी तक मिस्टी माउंटेन्स में छिपे बैठे हैं, जिनका पावर्स अभी तक अननोन है। पर किसी भी हालत में इंसानों को बैटल जीतना ही होगा
और इंसानों का सुप्रीमेसी साबित करना पड़ेगा। जहां सुप्रीम कमांडर की स्पीच से ऑपरेशन हंट शुरू हो जाता है, वहीं शाओलिंग जियू को कांटेक्ट करने के लिए शाओलिंग के बॉडी से बाहर निकलने के लिए रेस्टिंग प्लेस ढूंढ रही होती है, पर उसे फ्री टाइम मिलता नहीं है क्योंकि स्पीच खत्म होते ही मिलिट्री यूनिट का एक गार्ड ऑपरेशन डिपार्टमेंट में बैठे जनरल ली के पास शाओलिंग को लेके जाता है, जहां शाओलिंग पहली बार जनरल ली से मिलती है। जनरल ली और शाओलिंग की बातों से हमें पता चलता है कि जनरल ली शाओलिंग को अपना स्टूडेंट बनाना चाहता था, क्योंकि मिस्टी माउंटेन में शाओलिंग अपनी बहन को बीस्ट के हाथों खो दी थी, तो बीस्ट से बदला लेने के लिए जनरल ली शाओलिंग की मदद करना चाहता था। शाओलिंग को स्ट्रॉन्गर बना के इंसानों का हथियार बनाना चाहता था। ऊपर से शाओलिंग जनरल ली के प्रपोजल को एक्सेप्ट तो कर देती है, पर मौका पाते ही शाओलिंग अपने मास्टर जियू से कांटेक्ट कर लेती है, अपने मास्टर जियू को सब कुछ बता देती है। क्योंकि टाइम बहुत कम था और ह्यूमन आर्मी मिस्टी माउंटेन में अपना पैर रख चुका था, तो बैटल होना पक्का था। मास्टर, आर्मी बहुत बड़ी है, क्या हम जीत पाएंगे? जहां आर्मी के साइज को देख, उनके बैटल पावर को देख, शाओकिंग डाउट में थी, जीतेंगे या हारेंगे बोल के सोच रही थी। वहीं जियू शाओकिंग को समझाने लगता है। जियू बोलने लगता है कि हर एक प्रॉब्लम का एक ना एक सॉल्यूशन जरूर होता है, बस ढूंढ पाने की देरी होता है। अगर उनको जिंदा रहना है तो लड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस बार जियू का फैमिली, उसका सब कुछ दांव पे लगा है।